Good morning, friends. My name is Chandravardhan, and I welcome you all to Study for Civil Services, one of the India's leading educational platforms. दोस्तों, मैं हूं चंद्रवर्धन और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पॉलिटी के तहत पढ़ा था शेड्यूल्स के बारे में। जी हाँ, शेड्यूल्स हम लोगों ने खत्म कर लिया था, अनुसूचियां हम लोगों ने खत्म कर ली थी। आज हम लोग देखने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो कि हमारे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, मूल अधिकारों के बारे में हम लोग देखेंगे डिटेल में थोड़ा सा, और कुछ वन लाइनर्स फैक्ट्स भी देखेंगे जो कि आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपना वीडियो। पहला जो है आपका, जानते हैं आप, अनुच्छेद 14 से 18। वैसे जो आपका मूल अधिकार है वो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। ठीक है, 12 और 13 जो है वो हम लोग बाद में देखेंगे, या फिर वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट बनता है वो है समता का अधिकार से। ठीक है, जो राइट टू इक्वालिटी है वो है आपका 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक। अब इसमें अनुच्छेद 14 में क्या दिया हुआ है? विधि के समक्ष समता, मतलब जो कानून है, जो नियम है, जो एक्ट बनते हैं, उनके समान सभी, उनके सामने सभी लोग समान हैं। ठीक है, और विधियों का समान संरक्षण होना चाहिए, मतलब कानून का एक समान संरक्षण सबके लिए होना चाहिए। यह दिया हुआ है अनुच्छेद 14 में। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 15 जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धर्म धर्म मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं होना चाहिए, मतलब डिफरेंशिएशन किसी में नहीं होना चाहिए। यह दिया हुआ है अनुच्छेद 15 में। ठीक है, तो ये पांचों चीजें जो है आपको याद रखना है, जिसमें टर्म जो दिया हुआ है वो पूछा जाता है। धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान, ये पांचों आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, मतलब कि नौकरी यदि कोई होता है तो उसमें जो अवसर मिलना चाहिए वो सभी को समान रूप से मिलना चाहिए, यह अनुच्छेद 16 कहता है। उसके बाद है अस्पृश्यता का अंत, जिस पर गांधीवादी विचारों का प्रभाव है। तो कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जिस पर गांधीवादी विचारों का प्रभाव है? तो यह है अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, मतलब अनटचेबिलिटी को समाप्त करना, यह दिया हुआ है अनुच्छेद 17 में। उसके बाद है कि सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावे सभी उपाधियों पर रोक है। ठीक है, यह जो है उपाधियों पर का अंत जो है, यह दिया हुआ है अनुच्छेद 18 में। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब सेना से जो आपको उपाधि मिलती है, चाहे वो परमवीर चक्र हो, चाहे वो आपका बाकी जितने भी सेना से संबंधित सम्मान दिए जाते हैं, वीर चक्र हो, महावीर चक्र हो, तो ये सब के अलावा, या फिर शिक्षा के संबंध में जो दिया जाता है आपका, जो डॉक्टरेट वगैरह का उपाधि दिया जाता है, तो उन सब के अलावा बाकी सभी उपाधियों को लगाने से रोक है। ठीक है, उसके बाद है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 19 में आपका 6 प्रकार के अधिकारों की सुरक्षा दी गई है। इसी में आपका आता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि राइट टू एक्सप्रेस। ठीक है, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं आप, उसका अधिकार है आपको। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते, ऐसा कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं दे सकते, इसका लिमिटेशन भी है कि आप जो है देश के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, या फिर ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जिसमें देश के सौहार्द को या फिर शांति को आप भंग करते हो। ठीक है, उसके बाद है सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और वृत्ति की स्वतंत्रता, मतलब आप कुछ भी कमा सकते हो, कहीं भी निवास कर सकते हो, कहीं पर भी घूम सकते हो, संघ बना सकते हो, कोई भी सम्मेलन बना सकते हो। इन सब की स्वतंत्रता जो है आपका अनुच्छेद 19 के तहत दी गई है। उसके बाद है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, यह जो है आपका अनुच्छेद 20 में दिया गया है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। उसके बाद है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यह दिया हुआ है अनुच्छेद 21 में। ठीक है, इसी के तहत है कि आपको एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है आपका प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, यह जो है आपका 21 क में दिया हुआ है। ठीक है, 21 ए में दिया हुआ है, अगर अंग्रेजी में है आप तो याद रखिएगा। ठीक है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, यह जो है आपका अनुच्छेद 22 में दिया हुआ है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी पूछा गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। यह 66 बीपीएससी में पूछा गया था। बलात् श्रम का प्रतिषेध, ठीक है, मतलब कि जबरदस्ती आपसे कोई भी काम नहीं करवाया जा सकता है। बंधुआ मजदूरी जो है उसके बारे में यह है। ठीक है, बंधुआ मजदूरी या फिर जो आपका देह व्यापार होता है, इन सब पर प्रतिबंध, इससे मानव व्यापार या फिर देह व्यापार जो है, इस सब पर प्रतिबंध इसके माध्यम से लगाया गया है, अनुच्छेद 23 के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद है आपका कारखानों इत्यादि में बच्चों के नियोजन के संबंध में निषेध, मतलब 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको कारखाना में, यानी कि फैक्ट्रीज वगैरह में या फिर किसी भी प्रकार के
के एम्प्लॉयमेंट में नहीं रखा जा सकता, उनको पढ़ने का अधिकार दिया गया है तो उनको काम नहीं करना चाहिए, यही इसका मूल उद्देश्य है। ठीक है, अनुच्छेद 24 में दिया गया है। 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। उसके बाद है आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, कई बार बीपीएससी पूछ चुका है। इसमें जो आपका अनुच्छेद 25 में दिया गया है वो है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने या फिर प्रचार करने की स्वतंत्रता। आप किसी भी धर्म को मानते हैं तो उसके हिसाब से अपना नियम फॉलो कर सकते हो, उसका प्रचार भी कर सकते हो, लेकिन धर्म के आड़ में जो आपका सांप्रदायिक सौहार्द है उसको बिगाड़ने की कोशिश करना इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो कर्तव्य भी शामिल होता है जब आपको अधिकार दिया जाता है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 25 के तहत है। उसके बाद है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यह जो है आपका अनुच्छेद 26 में दिया गया है। इसके बाद किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। ठीक है, यह जो है आपका 27 में दिया गया है। इसी के तहत जो है आपका मंदिर वगैरह पर जो है या फिर मस्जिद वगैरह पर या फिर किसी भी धार्मिक संस्थान से जो आय होती है उस पर टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, उसके बाद है आपका कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। ठीक है, यह दिया हुआ है आपका अनुच्छेद 28 में। ठीक है, इसी के तहत मदरसा वगैरह की स्थापना की जाती है। ठीक, आगे देख लेते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यह जो है आपका 29 to 30 में दिया गया है। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा इसके माध्यम से की जाती है। अल्पसंख्यक में केवल मुस्लिम नहीं आते, यहाँ पर सभी धर्म के लोग आते हैं हिंदू धर्म को छोड़ करके। ठीक है, जिसमें सिख है, पारसी है, ईसाई है या जैन है, ये सब आते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 29 में यह दिया गया है। उसके अलावा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यह जो है आपका 30 में दिया गया है। इसके तहत भी मदरसा स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, मदरसा या फिर ईसाई मिशनरी वगैरह स्थापित किया जा सकता है, या फिर हिंदू धर्म का भी कोई भी जो आपका हिंदू धर्म की शिक्षा देने के लिए कोई भी यदि खोलना चाहे तो वो यहाँ पर केवल लेकिन अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, तो हिंदू अल्पसंख्यक में नहीं आते, इसलिए हिंदू धर्म को यह आजादी नहीं है। बाकी जितने भी अल्पसंख्यक के तहत धर्म आते हैं उन सबको यह जो है आपका दिया गया है। ठीक है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना के संबंध में। ठीक है, आगे देख लेते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह जो है आपका 32 में दिया गया। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके तहत 5 तरह के रीट आते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा। जब हम लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे, क्यू वारंटो होता है, मैंडमस होता है। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग अंग्रेजी मीडियम में जब पढ़ेंगे तब वहां पर आपको मैं बताऊंगा इंग्लिश में भी। ठीक है, यहाँ पर याद रखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण या फिर अधिकार प्रेक्षा। ठीक है, इनको जो है मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए यह जो अधिकार है यह दिए उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार दिए गए हैं कि इन रिट को जारी करके वह अपने अधीनस्थ न्यायालय से सवाल कर सकता है, किसी भी अधिकारी से सवाल कर सकता है अधिकार परीक्षा के तहत कि आपने किस अधिकार का प्रयोग करते हुए यह काम किया है। ठीक है, किसी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को बदल भी सकता है, जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार इसको कहा जाता है, जुडिशियल रिव्यू इसको कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए रिट पिटीशन वगैरह भी डाला जाता है, या तो जो सुप्रीम कोर्ट है खुद ही किसी मामले का संज्ञान लेती है या फिर रिट पिटीशन डाला जाता है इन आपके रिट्स के तहत और उस पर जो है जुडिशियल रिव्यू करती है सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक, केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार ऐसे कौन से हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है? तो वैसे अधिकार हैं 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक है, यह जो है आपका 67 बीपीएससी में पूछा जा चुका है। इसके अलावा नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त अधिकार कौन से हैं जो कि शत्रु देश के लोगों को छोड़कर, जैसे पाकिस्तान जैसे दो देश जो है उनको शत्रु देश हम लोग मानते हैं, चाइना को मानते हैं, तो उन लोगों को छोड़ करके। ठीक है, वैसे चाइना के बारे में मैं कंफर्म नहीं हूं तो एक बार देख लीजिएगा। बाकी शत्रु देश के लोग, यदि किसी देश को हम शत्रु मानते हैं तो उनके लोगों को छोड़ करके बाकी सभी हमारे देश के नागरिकों और विदेशियों को भी यह अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 14 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 21 का हो गया, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। ठीक है, ये सब जो है विदेशी और भारतीय नागरिक दोनों को ही प्राप्त है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आपके महत्वपूर्ण बाकी जो वन लाइनर्स है जिससे बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं मौलिक अधिकार से संबंधित, तो वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक ही वीडियो में पूरा मत पढ़िए ठीक है, वैसे भी आप लोग लंबा वीडियो नहीं देखते। तो यदि हमारे पेड ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि ये सारे नोट्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब पेड ग्रुप के ही हैं, तो ये सारे नोट्स यदि आप लेना चाहते हैं हर एक सब्जेक्ट के
तो ये जो नंबर्स हैं इन पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही मेंस की भी तैयारी यदि आप करना चाहते हैं 67th मेंस की, तो भी आप हम इन नंबर्स पर कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। जीएस 1-2 और साथ में हिस्ट्री ऑप्शनल, पीएसआईआर ऑप्शनल और सोशियोलॉजी ऑप्शनल, इन सब का क्लास शुरू हो चुका है, ठीक है। तो फिलहाल मैं चंद्रवर्धन इस वीडियो में लेता हूं आपसे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।